जर्नी के दौरान कितनी ज्यादा इनको संघर्ष झेलना पड़ा। जो प्रिपरेशन थी सर उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी मेरी। काफी स्ट्रगल किया उस चीज से। अड्डा 24/7 की सर मेंस की जो बैच थी वो ज्वाइन की थी। इम्प्रूवमेंट सर धीरे धीरे होता रहा मेरा कि ये रास्ता उतना आसान तो नहीं है, पर इतना आप अगर टाइम आप रिजर्व में रखेंगे तो सर आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। CPWD 181 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। हेलो डियर, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद गिरहेरी। आज मैं आप लोगों के इस अचीवर टॉक पर आपको मिलवाने वाला हूं योगेंद्र कुमार शर्मा से, जिनकी जर्नी काफी संघर्षपूर्ण रही और जिन्होंने इस ऐसे इनकी जर्नी संघर्षपूर्ण थी कि बहुत बच्चे यहाँ पर इस फील्ड को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन योगेंद्र कुमार शर्मा ने इस फील्ड पे जमे रहे। इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी इन्होंने फील्ड को नहीं छोड़ा। मतलब कहने का ये है कि अभी मैं आपसे खुद रूबरू करवाऊंगा कि इनके समय या इनके तैयारी के दौरान, जर्नी के दौरान कितनी ज्यादा इनको संघर्ष झेलना पड़ा। और फाइनली इन्होंने SSC जेई 2023 में सिलेक्शन लिया, जहां पर योगेंद्र कुमार शर्मा ने SSC जेई 2023 क्वालिफाई किया और जहां पर इनको CPWD 181 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू योगेंद्र, कैसा फील कर रहे हो आप? थैंक यू सर। मैं सर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ रिजल्ट आने के बाद अब। ओके, तो आप पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से की थी। फिर ओके। सर मैंने IIT की प्रिपरेशन सर मैंने ड्रॉप लेके सर की थी, पर सर मेरा IIT या फिर NIT में तो नहीं हो पाया था सिलेक्शन। फिर मैंने सर उसी जो रैंक आई थी वहाँ पे मेरी IIT मेंस में, उसके थ्रू मैंने सर अहमदाबाद में एक कॉलेज है IIT रैम करके, सर मैंने वहाँ पे अपना एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने अपनी डायरेक्ट बीटेक की थी एंड सर 2022 में सर मैं वहाँ से पास आउट हुआ। ओके, एंड सर जी। उसके बाद कोई मतलब 2022 में आपने पास किया, तो इसके पहले भी आपको कुछ इसके बारे में पता था कि मुझे SSC जेई निकालना है या कुछ और भी करना है? सर कॉलेज टाइम में सर मेरा सर इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें SSC जेई में। मेरा सर थोड़ा मैं गेट पे थोड़ा फोकस दे रहा था, फाइनल ईयर में खासकर। मैंने सर वो था इसमें सर एक कुछ रूल में चेंज हुआ था गेट में कि थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हो गए थे जब मैं हाँ था सर बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल। में। सर उसमें मैंने थर्ड ईयर का में एग्जाम दिया था गेट का, तो उसमें मैं क्वालिफाई तो नहीं कर पाया था। मेरे अप्रोक्स 26 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मुझे फिर लग रहा था शायद गेट में हो सकता है मैं थोड़ा और अच्छा कर पाऊँ, पर सर कुछ रीजंस की वजह से जो प्रिपरेशन थी सर उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी मेरी फाइनल ईयर में। जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं सर अपने सिविल के, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसकी वजह से उतनी सर अच्छी नहीं हो पाई थी। तो फिर प्लेसमेंट्स के लिए सर कुछ कंपनीज आई थी, तो एक कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो फिर सर मैंने वो कंपनी में इंटर्नशिप सर ज्वाइन कर ली थी एंड 4 to 5 मंथ्स मैंने सर रिग्रेसली वो इंटर्नशिप सर की थी फिर। तो फिर बीच में आपको आपने बताया था कि और भी समस्याएं आई थी, कुछ हेल्थ इशू आपको हुआ था और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप उससे फेस किए थे। जी सर। सर पहले तो सर जैसे मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी तो फैमिली वाले कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अगर कर सकते हो तो एक बार उसे ट्राई करो। तो सर उस वजह से सर मैंने वो जॉब तो छोड़ दी थी बीच में। फिर जैसे ही सर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इनिशियल फेज में ही सर मुझे काफी कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज हुए थे, जो कि हो सकता है और बच्चों के भी हो सकते हैं सर। मुझे विटामिन डी की कमी थी एंड क्योंकि सर बाहर इतना जाना होता नहीं था तो सन लाइट्स वगैरह सर इतना नहीं मिल पाता था अपन को। तो उस वजह से सर टेंडनाइटिस मुझे हाथ में हो गया था। तो कुछ टाइम तो सर मैं काफी स्ट्रगल किया उस चीज से, पर सर धीरे धीरे सर इम्प्रूव होता रहा एंड सर मैंने वो स्ट्रगल को ओवरकम किया। बिल्कुल, आपने मुझसे ये भी बताया था कि आप लिख नहीं पाते थे और सडन आपको ऐसा लगा कि SSC जेई तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब आप लिख ही नहीं पाएंगे तो SSC जेई मेंस कैसे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उसी समय अचानक से SSC जेई में थोड़ा सा बदलाव होता है और जो मेंस का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ये आपके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानते हैं बात? जी। जी सर बिल्कुल सर। मैं ये मानता हूँ कि भगवान का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड मैं भगवान जी को बिल्कुल पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे इस अचीवमेंट का। मतलब अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो हो सकता है मैं ये नहीं कर पाता इस टाइम। नहीं एंड मुझे योगेंद्र, नहीं एक चीज पता। और समझ लो कि जो मेहनत करता है भगवान उसी का साथ देता है।
ये भी फैक्ट बात है, आपने मेहनत किया, आपके हाथ में प्रॉब्लम थी, तो मतलब ये भी था कि ठीक है अब हो गया, जो भी था वो आपके लिए एक लक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अच्छा हुआ जो भी हुआ। जी सर। तो लेकिन आप एक चीज और बताइएगा कि आपकी जर्नी में और क्या क्या प्रॉब्लम हुई आई। सर जर्नी में खासकर जैसे हर एस्पिरेंट को होती है कि जैसे वो घर पे आते हैं तो, और जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है, आपके एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे होते हैं, तो मैंने सर 5 to 6 एग्जाम्स दिए थे इस ड्यूरेशन में। जैसे डीडीए जेई का मैंने दिया था, एक यूपीएससी जेई का एग्जाम था। जैसे हम्म। राजस्थान में आरपीएससी डीएलबी का एग्जाम था, एंड कुछ डीएफसीसीएल का एग्जाम था। सर मैंने कुछ एग्जाम दिए थे, उनमें मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सर ऑब्वियसली सर एक डिमोटिवेशन की फीलिंग सर आ जाती है कि जब आपके एग्जाम क्लियर हो रहे होते हैं, इवन फर्स्ट एग्जाम भी नहीं क्लियर हो रहा था उस पर्टिकुलर एग्जाम का। तो फिर भी सर मैंने अपना थोड़ा धैर्य सर बनाए रखा। अपने जो फ्रेंड्स थे, गुड फ्रेंड्स थे मेरे, एंड मेरे मम्मी थे, पापा थे, उनसे मैंने मोटिवेशन लिया। फैकल्टीज थी, खासकर आप थे, तो आपसे मैं रेगुलर टच में था। तो सर इन सभी चीज ने सर मुझे बांध के रखा एंड सर मोटिवेट करते रहा ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ एसएससी। तो जब डिमोटिवेट होते थे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास हेल्थ इशू भी एक बहुत बड़ा आपके लिए इशू था। तो जी आप सभी बच्चे यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि जब आप कोई सी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं ना भाई, प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, वो एक हमारे लाइफ का पार्ट है, और इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। जैसे कि इसको सिद्ध कर दिया है किसने, योगेंद्र कुमार शर्मा ने। किस तरीके से इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा, और किस्मत ने थोड़ा सा साथ दे दिया, और ये एसएससी जेई 2023 क्वालिफाई कर लिए। तो आप ये बताइए, प्री में आपके कितने नंबर थे, मेंस में आपके कितने नंबर थे। सर, प्री में मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं थे, तो प्री में तो सर मेरे 117.22 नंबर थे हम्म। नॉर्मलाइजेशन के बाद में। एंड पेपर टू जो कि मेंस था, उसमें मेरे 231 नंबर थे आउट ऑफ 300। वाह। तो पेपर टू की मेंस की वजह से सर मेरा जो भी रैंक इस टाइम बनी है सर, वो प्योरली मुझे लगता है पेपर टू की वजह से बनी है। आपने मेंस में बहुत अच्छा किया था, प्री जी आपका सर। थोड़ा सा रह गया था। सर क्योंकि उसका रीजन एक है सर, क्योंकि टेक्निकल तो मेरा ठीक ठाक था, हम्म। पर नॉन टेक उतना सर अच्छा नहीं था मेरा, जो कि बाकी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के कंपेरेटिवली। इवन इन जीएस में मेरे 16 नंबर आए थे आउट ऑफ 15। एंड रीजनिंग में मेरे 39.5 समथिंग नंबर आए थे, जो कि मतलब एवरेज है, पर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे 45 प्लस भी इजीली स्कोर करते हैं हाँ रीजनिंग के अंदर। बिल्कुल। तो सर भाई सर प्री में मेरे उतने अच्छे नंबर थे नहीं थे, पर मेंस में सर काफी मतलब इम्प्रूवमेंट था, तो ओवरऑल रैंक सर अच्छी आई इस वजह से मेरी। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक बार बता दीजिए रैंक आपकी कितनी थी एसएससी जेई में। सर एसएससी जेई सर सिविल की बात करें तो मेरी 181 रैंक है। एंड ओवरऑल भी सर एक थी जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की अलग से लिस्ट आई थी, उसमें सर 406 शायद मेरी रैंक नहीं, तो थी उससे सर। हमारा नहीं मतलब होता, हाँ हमारा सिविल से जी। मतलब होता है कि सिविल में कितनी रैंक सिविल थी। सिविल में सर 181 मेरी रैंक है। ओके। तो अच्छा, एक चीज आप बताइए कि किस तरीके से आप जब टेक्निकल प्री पेपर वो कर रहे थे, मतलब फॉलो कर रहे थे, तो उतनी समय आप कैसे प्री और सॉरी, क्या प्री मेंस की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, पहले तो आप ये सर बताइए। ये क्वेश्चन सर एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर मोस्टली मुझे लगता है हर एस्पिरेंट के मन में क्वेश्चन आता ही हुआ किसी ना किसी टाइम पे। एंड जो मेरा जो सिनेरियो था उसमें सर, मैंने पहले तो सर प्री की प्रिपरेशन में कर रहा था सर। मेंस में क्योंकि ये था कि एक तो सर पैटर्न चेंज हो गया था एकदम से। तो पहले तो सर कन्वेंशनल पेपर आया करता था, इस बार एमसीक्यू हो गया था। तो इनिशियली सर मैंने मेंस के लिए इतना फोकस नहीं किया था, मैं प्री पे फोकस कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि दोनों ही पेपर जो एमसीक्यू आने वाले हैं, एंड टेक्निकल में सर इतना ज्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता होगा। तो सर मैंने इनिशियली सर प्री पे फोकस किया था इस वजह से। एंड जैसे सर मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, तो सर मैंने अड्डा 24/7 की सर मेंस की जो बैच थी वो ज्वाइन की थी। एंड आपने, रजत सर ने, एंड और भी जो फैकल्टीज थी, सबने सर काफी अच्छा कंटेंट डिलीवर किया था, उस वजह से मुझे काफी हेल्प मिली। ओके। तो अच्छा, जब प्री की आप तैयारी कर रहे थे तो कैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल कहाँ से पढ़ें, और इसके बाद आपने ये भी चीज बताया कि जीएस और रीजनिंग कैसे एक साथ टैकल किए।
ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ। जी सर। हाँ, तो बताइए सर इस। सर रीजनिंग की सर बात करें तो इनिशियली जब मैंने कुछ इनिशियल तो सर मैंने एक एक टॉपिक वाइज सर अपने में कंप्लीट करते गया था, जो भी रीजनिंग के अंदर टॉपिक्स होते हैं। एंड मतलब मैं सर इतना हड़बड़ाहट में नहीं था कि एकदम से सब कुछ करना है, तो पर जो भी मुझे टाइम मिलता था उसमें मैंने एक टॉपिक किया, फिर अगला किया, था ऐसे में धीरे धीरे करके अपना कोर्स रीजनिंग का कंप्लीट करते रहा था। एंड फिर मैंने इनिशियली कुछ मॉक्स भी दिए थे रीजनिंग के, तो उसमें मुझे इतने खास नंबर नहीं आ रहे थे, मुझे आउट ऑफ 50 25 23। इनिशियली तो सर मुझे इतने नंबर आ रहे थे, तो मैं खुद सोचा था कि ये तो काफी कम नंबर है, इसमें तो क्या होगा। पर सर एज टाइम सर जाता रहा तो मैं भी सर प्रैक्टिस करता रहा वो रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो सर इम्प्रूवमेंट सर धीरे धीरे होता रहा मेरा। एंड फाइनली मैं 40 प्लस भी स्कोर कर रहा था कई मार्क्स में, 42 43 इतने सर टाइप में मेरा स्कोर हो पा रहा था। तो डेफिनेटली सर प्रैक्टिस सर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ओके। अच्छा, तो आपने बताया कि रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएस के लिए आपने क्या किया था? जीएस में आपके 16 मार्क्स थे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन तब भी इतने के लिए आपने क्या किया था? कहाँ से पढ़े थे आप? सर रीजनिंग, सॉरी सर, जीएस में सर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सर साइंस का पोर्शन होता है, तो उसके लिए सर मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। तो जो भी एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, जिसमें खासकर इंजीनियर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो एनसीईआरटी में सर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हर चीज दी हुई है, उससे अंडरस्टैंड करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होगी। तो मैंने बायोलॉजी की, फिजिक्स की जो है, एंड केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पूरी सर मैंने कंप्लीट की थी, उसके सर मैंने नोट्स भी बनाए थे, जो कि मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे प्री के एग्जाम में। एंड सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कई बार सर क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे उठ के आते हैं सर एग्जाम में, जैसे प्री में, कि वो डायरेक्टली बुक से नहीं होते, पर अगर आप मेंटली सर अवेयर हो आपके एनवायरनमेंट में, आप सोचते हो थोड़ा, तो सर हर आप चीज को ऑब्जर्व करते हो अपने एनवायरनमेंट में, तो कई क्वेश्चन के आंसर सर आप ऐसे ही मतलब दे सकते हो। सर इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक, कि हम्म। सर कुछ कुछ में सर मेडिसिन ले रहा था अपने, जो मेरा स्ट्रगल था उसमें, तो उसमें सर ओमेगा 3 एक होता है, जो बिल्कुल, कि एक ओमेगा 3। सप्लीमेंट सब, तो उसके रिगार्डिंग सर क्वेश्चन आ गया था प्री में, कि उसमें सर 3 कंपोनेंट होते हैं उसके ओमेगा 3 के, एक एएलए होता है, एक डीएचए होता है, एंड एक ईपीए होता है। तो मुझे क्योंकि सर मैंने देख लिया था मेडिसिन के पीछे सर थोड़ा सा मुझे सर क्यूरियोसिटी सर रहती है इस चीज को लेकर, तो एएलए सर लिखा हुआ था, तो मैं सर समझ गया था ये तो उसका फुल फॉर्म सर शायद पूछा था एग्जाम में, तो मैंने सर वो करेक्टली आंसर किया था। अरे वाह, क्या बात है! यही होती कि आप कितना सिंसियर हैं अपनी चीजों को लेकर। अगर आप जी सिंसियर हैं तो कहीं ना कहीं से रिलेशन हो ही जाता है। जैसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के दौरान ही इन्होंने उस जो भी इनका उसका दवा थी उसके पीछे देखा कि इसमें क्या क्या चीज है, और वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ गया। और जी। बहुत अच्छा लगा यार आपसे ये सारी चीजें जानकर। तो आगे बताइएगा कि आप लोग, आपका क्या टाइम टेबल रहा? किस तरीके से आपका टाइम टेबल आपने सेट किया था पढ़ने के लिए? सर मेरी टाइम टेबल की बात करूँ तो सर मेरा इतना कुछ एक्चुअली दिन में टाइम निकाल पाता था, जो कि मैं सर बताऊं तो मेरा एवरेज 5 to 6 आवर मैं डेली पढ़ता था रेगुलरली। वो भी सर रेगुलरली नहीं हो पाता था कई बार, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, कुछ मान लो फेस्टिवल कुछ है तो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और भी कुछ रीजन हो सकता है। तो कभी पर कभी भी सर मैंने अपनी स्टडीज को सर एकदम रोका नहीं, अगर मुझे 5 मिनट भी मिलता था, 10 मिनट में भी मिलता था दिन में पढ़ने के लिए सर, फॉर्मूले रिवाइज कर लिया करता था। कुछ डेटा है तो सर मैं डेटा को देख लिया करता था, अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है तो। एंड एंड कंसिस्टेंसी सर मैंने मेंटेन की रखी थी, एंड उस वजह से डेफिनेटली फायदा हुआ मुझे। ओके, एंड सर तो यहाँ पर। जैसे अगर टाइम टेबल की बात करें तो सर, जैसे कई लोग से क्या होते हैं सर, जॉब में होते हैं, तो उनको सर अपने हिसाब से 4 घंटा 5 घंटा जितना भी सर वो निकाल पाए अपने से, टाइम चुरा पाए अपने जो स्केड्यूल है उनका डेली का, तो उनको सर वो करना पड़ेगा। एंड सर जो बिल्कुल ड्रॉप करके अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास तो सर टाइम की कोई कमी है नहीं, बिल्कुल। तो इजीली सर वो 8 9 and 10 आवर्स तक इजीली सर कर सकते हैं, एंड वो इनफ है मेरे ख्याल से, 8 to 9 आवर्स इनफ है एसएससीजी के लिए, क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो टाइम टेबल की बात चल रही थी, टाइम टेबल जो होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए
क्योंकि सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आपने एक चीज सेट कर लिया कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना पढ़ना है, इसके बाद बचे हुए जैसे आप 10 घंटे का टारगेट बना के चलते हैं ना, तो उस 10 घंटे ही आपको पढ़ना, मतलब 10 घंटे नहीं, इससे ज्यादा ही पढ़ना है, उससे कम ना होने पाए किसी भी कंडीशन में। और ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कॉपी खोल के बैठे हुए हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बगल में रील्स और मूवी चल रही है। ये एक बच्चों में बहुत ज्यादा समस्या होती है। मैं बता दूं कि वो टेस्ट सीरीज या पढ़ रहे होते हैं, बगल में हेडफोन या नेक बैंड लगा रहता है और उसमें गाने चल रहे होते हैं। भाई हमारा दिमाग इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ अभी तक कि एक साथ में दो दो तीन तीन काम कर लें। तो मेरा सभी भी जितने एस्पेरेंट हैं 2024 के, उनसे मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा काम मत करिएगा। जब भी पढ़िएगा या कुछ भी काम करिएगा, एक समय पर एक ही काम करिएगा। या तो पढ़ाई कर लीजिएगा, अगर मूवी या शॉर्ट्स देख रहे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या ना भाई, जब हम कर यहाँ रहे होते हैं, मन हमारा वहां लगा होता है। तो इस वजह से वो बस आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो आपके दिमाग पे नहीं जाता। और टाइम टेबल आप अपने हिसाब से सेट करिए, आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि अगर अभी आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं, तो इस 5 महीने में सारा टाइम आपको पढ़ने भी देना। आपको टाइम टेबल इसका बनाना चाहिए कि मुझे 4 घंटे सोना है, 2 घंटे में नहाना, फ्रेश होना, ये सारा कुछ, 1-2 घंटे लोगों से बात करना, बस 6-7-8 घंटे बस इधर उधर निकाल के बाकी सारा टाइम पढ़ाई के लिए छोड़ देना चाहिए। अब पढ़ना है, कुछ भी पढ़िए आप। कुछ भी पढ़ने का मेरा मतलब है कि जीएस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप लोग करंट अफेयर पढ़िए, और इसके बाद टेक्निकल में आज मन की आईएएस कोड पढ़ लिए, पूरा एक बार पूरा आईएएस कोड पढ़ लिए। आज इस तरीके से सब आप तैयारी करेंगे ना, फिर देखिए आपके जो इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर कितना ज्यादा दिखेगा। क्यों योगेन, एकदम सही बात है ये। जी सर, बिल्कुल। इसमें सर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा हाँ। कि सर मैं जब अपनी जॉब कर रहा था, इंटर्नशिप कर रहा था, तो सर मेरा जो जो वर्क था मेरा सर वो था कि सर हमारी कंपनी पेवमेंट की डिजाइन की एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब बेसिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी सर हमारी। फिर उसमें डिजाइनिंग भी होती थी सर। जो मेरा काम था सर, मैं डिजाइन किया करता था पेवमेंट्स को। तो पेवमेंट सर लेयर होती है अपने जो ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक हैं सर, उसमें भी सर मुझे काफी हेल्प मिली। उसमें सर IRC 37 कोड का सर यूज किया जाता था। तो ओके, क्या यूज किया जाता था? सर IRC 37 कोड। एंड सर बाकी ओके। भी कोर्स है जो ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग है सर, काफी सर मुझे एक बेसिकली एक्सपोजर मिला सर अपनी कंपनी में। तो वो भी सर मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा था। ओके। तो आपने किस तरीके से अड्डा में ज्वाइन हुए? जैसे आपने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सर आप कुछ पढ़ा रहे थे और पढ़ाने दौरान ही मैं इतना ज्यादा वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि मैं आपका फैन हो गया, और तब से आपका सेशन देखना स्टार्ट कर दिया। वो क्या सीन था, एक बार बताएंगे आप? जी सर, मैं एक्चुअली एक बार मेंस की तो सर मैंने हर क्लास आपकी अटेंड की थी। मैं लाइव तो नहीं ले पाता था, पर मैंने रिकॉर्डिंग मैंने हर क्लास की आपकी देखी है। एंड सर उसमें क्या था, आप जनरली आपका जो मेथड रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें मान लो एक क्वेश्चन है, देन उसके 4 ऑप्शंस है, तो हर 4 ऑप्शन में भी आप अलग से चार चार क्वेश्चन सर निकाल के बताया करते थे कि इसमें से ये हो सकता है, ये भी क्वेश्चन अब आ सकता है आगे। एंड एक क्वेश्चन में सर आपने ये बताया था कि एक क्वेश्चन था एंड उसके जो ऑप्शंस थे, पर जो आंसर था वो क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा हुआ था। तो ऊपर वो समझने का एक तरीका था जो हर कोई नहीं समझ पाता है, वो आपने समझाया था। एंड रियली काफी मुझे अच्छा लगा था वो। क्योंकि आपको भी पता है, मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें एक क्वेश्चन के साथ तीन तीन चार चार क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, और हर वर्ड में ही बोलता हूं कि भारत देश का सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? एग्जामिनर है जो पेपर बनाता है। और हमको उससे भी बुद्धिमान बनना है, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि वो कहाँ पर कुछ किसी क्वेश्चन में आपसे ही खेल जाता है। आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन वो ऐसे आपको टर्न कराएगा ना कि आप गलत करेंगे ही करेंगे, आप वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो हमको उस एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा। तो अच्छा, आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एसएससी जेई के लिए, बच्चों के लिए, अगर आप गाइड करना चाहेंगे? अगर एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे एक चीज बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं एसएससी जेई के लिए। जी सर, सर इसमें एक चीज है कि कुछ सब्जेक्ट सर आपको अच्छे लग सकते हैं, जो आपके फेवरेट बन सकते हैं। तो मेरी बात करें तो सर मुझे, क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट अपने किए थे कॉलेज टाइम में वो सॉइल में किए थे, जो जियोटेक में। एंड सर तो जियोटेक मेरा फेवरेट था, एनवायरमेंट था, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन थे, तीन मुझे काफी अच्छे लगते थे। एंड पर कई बार क्या होता है सर, जो सब्जेक्ट है आपको अच्छे लगते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उतने नंबर का है या फिर उसका प्रोपोर्शन उतना ही रहे।
तो सर एसएससी जेई की बात करें तो सर जियो टैग काफी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड सॉम एंड एफएम सर, ये बेसिक अपने सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब एकदम उसमें पकड़ जो सर होनी चाहिए, अपनी ग्रिप होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल। तो और इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं तो टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो क्या आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था? और जो आने वाले एग्जाम हैं उनको अगर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज किस तरीके से बच्चों को अपीयर होना चाहिए टेस्ट सीरीज में? जी सर, टेस्ट सीरीज की बात करूं तो सर मैंने सर जैसे मैंने नोट्स जब बनाए थे या फिर मैं और लेक्चर सब ले रहा था, तब मैंने सर टेस्ट नहीं चालू किए थे। तब मेरा हम्म। बिल्कुल फोकस था कि मैं चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करूं, कॉन्सेप्ट में सर थोड़ा डेप्थ में जाऊं, अच्छे से समझूं हर चीज़ को। सर प्री के सर 3 महीने पहले सर मैंने एक्चुअली टेस्ट देना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट अगस्त एंड जुलाई से। तो मैंने अड्डा की सर टेस्ट सीरीज थी वो फॉलो की थी। एंड मैं क्या करता था सर, टेस्ट मैंने दिया एक, तो उसमें जो भी मिस्टेक्स मेरी होती थी उनको मैं एनालाइज करता था। एंड जो एनालाइज करके सर मैं वही फिर अपने नोट्स में से रेफर करता था कि ऐसी मिस्टेक मुझसे क्यों हुई है एंड इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है। तो ऐसे ही सर मेरा साइकिल चलता था, मैं टेस्ट देता था एंड फिर नोट्स को रेफर करता था, फिर मैं रिवीजन करता था, फिर मैं टेस्ट देता था फिर सर ये मेरा पूरा साइकिल था जो मैंने फॉलो किया था। ओके। तो आपने एक वर्ड लिया रिवीजन। तो बच्चों के लिए रिवीजन जी कितना ज्यादा जरूरी होता है और रिवीजन सर। के लिए क्या करना चाहिए? जी सर। सर रिवीजन सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी जो जर्नी है इसमें, क्योंकि सर आप एक बार चीजें पढ़ तो लेते हैं पर वो आपके सर माइंड में वो टिकती नहीं है चीजें। तो उस वजह से सर आपको बार बार चीजों का सर रिवीजन करना रहता है। तो एंड कई सारी चीजें सर ऐसी होती हैं कि आप मतलब पढ़ भी लेते हैं, 9 बार 10 बार आप उस चीज को पढ़ लेते हैं, पर फिर से सर आप भूल जाते हैं चीजें। तो मेरे साथ बिल्कुल। खुद के साथ कई कई बार सर हुआ है ऐसा। तो उसके लिए मैं क्या करता था सर, मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाया करता था ताकि मैं उन चीजों को याद रख सकूं अच्छी तरह से। आप भी सर, मैंने आपके ट्रिक्स कई सारे देखे थे चीजों में, जैसे सर स्ट्रेंथ के सर आपने एक ट्रिक बताई थी कि ओपीसी जो 43 53 33 उसमें मैच्योरिटी है, जैसे 7 डेज, 28 डेज हाँ एंड बिल्कुल। 14 डेज वाली। वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम एग्जाम में वो बात आती है। और मैं ये जी गारंटी के सर। साथ कहता हूँ कि बहुत बच्चे वो चीज नहीं कर सकते हैं कि 43 की आफ्टर 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दीजिए। जी सर। ऐसा था ना? जी सर। सर वो और एग्जाम में ट्रिक भी सर का। आता है ऐसा। जी सर बिल्कुल आता है। तो सर ये सर ट्रिक आपको फैकल्टीज तो बताएंगे ही, आप खुद अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं निमोनिक्स से। एंड जो डेटाबेस है उनमें सर याद रखने में काफी मुश्किल होती है। सर ऐसे ही मेंस में सर क्वेश्चन आया था अपना प्राउड नंबर को के रिलेटेड। प्राउड तो नंबर, हाँ। वो सर मैं जी सर, तो वो मैंने डेटा को काफी सारे बार मतलब याद करने की प्रैक्टिस करता था मैं, हर वीकेंड पे ऐसे मैं डेटा उठा लिया करता था एंड उसको देख लिया एक बार। तो वो सर सेम क्वेश्चन आ गया था मेरा उसमें मेंस के अंदर, एंड मैं वो करेक्टली आंसर करके आया था। तो सर रिवीजन तो सर बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला जाता है रिवीजन इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरी भी एक लाइन होती है और हर बार बोलता हूं कि बार बार देखने से तो यार किसी से भी प्यार हो जाता है। और यहाँ पर हमको अपनी किताबों से प्यार करने की जरूरत है। आप गलत डायरेक्शन में मत लेकर जाइएगा। प्यार करने की जरूरत है हमको अपनी किताबों से, क्योंकि यही एक ऐसी किताब है जो कि कभी भी धोखा नहीं देती। यही पर मैं कुछ चीजें बोलूंगा। कोशिश नहीं, या छोड़िए उसको बाद लास्ट में बोलता हूं मैं। ठीक ना? तो यहाँ पर और आपका रिवीजन तो हो गया, स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो सर मेन चीज तो सर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो, एंड नोट्स होते हैं। तो पहले सर मैंने अपने नोट्स रेडी किए थे, एंड उसके बाद सर मैंने एक बार सर आपके नोट्स बन जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो चीजें आ ही गई हैं, समझ आप गए हैं, तो सर उसके लिए रिवीजन सर मल्टीपल टाइम रिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। एंड फिर भी सर आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली टेस्ट सीरीज आप देते हैं। तो जो उसमें सर मिस्टेक्स होती हैं फिर आप उनको देखते हैं अपने नोट्स में कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, फिर से आप रिवाइज करते हैं। तो ये तो सर साइकिल चलता रहता है। इनिशियली सर मैंने एसएससी जेई की बुक आई थी अड्डा वाली, तो वो मैंने फॉलो की थी। उसके जितने भी क्वेश्चन थे पीवाईक्यू वाले सर मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, एंड उससे सर करने ही चाहिए, मुझे तो लगता है हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन मतलब जो पीवाईक्यू है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड
इन सर कॉलेज टाइम में मैंने गेट की, जो मैंने बताया था आपको, प्रिपरेशन की थी, तो उसमें सर मैंने गेट्स के भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका था मैं पहले से। तो कुछ कॉन्सेप्ट मेरा था रेडी पहले से। तो एक एंड जी सर। एंड सर कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं आपको कई सारी और भी बुक्स हैं, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता है, एंड यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली है। वो आपको लगानी चाहिए वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैंने इनमें से कोई भी रेफर नहीं की थी। एंड इवन जो ईएससी के सर क्वेश्चंस है, मैंने वो भी सर प्री के लिए बिल्कुल नहीं देखे थे। ईएससी के सर आपने जो मेंस में सर क्वेश्चन करवाए थे ईएससी के कई सारे, मैंने हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल सर वही वही सर मैं क्वेश्चन फॉलो करके गया था। एंड मुझे सर काफी बेनिफिट हुआ उस चीज का। पर बिल्कुल सर ईएससी ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन ईएससी का लगाना ही है। मेन फोकस आपका तो एसएससी जेई में होना चाहिए। पर उसके बिल्कुल अगर अब अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फैकल्टीज को फॉलो करके, एंड कुछ क्वेश्चन है पर्टिकुलर जो है, जो आने के चांसेस रहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। नहीं, अगर हम लोग योगेंद्र, अगर हम वो लोग ईएससी को बोलते हैं कि ईएससी का पीवाई क्यों लगा लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईएससी को एकदम ऊपर से नीचे तक लगाना है, मतलब 1 से 100 क्वेश्चन तक ही जी लगाना है। ईएससी में भी बहुत कैटेगरी होता है भाई। वहां पर किस लेवल का एसएससी जेई में आ सकता है, वो लेवल को निकाल कर लाते हैं और आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप शॉर्ट नोट्स के बारे में काफी बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाई जाए। जी सर। शॉर्ट नोट सर एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। उसका सर एक रीजन बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। हम्म। सर एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का एंड पूरे जो एसएससी जेई का सिलेबस है सर, एक्चुअली काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। एंड वो सिलेबस को सर लोग ग्रैप नहीं कर पाते हैं, अपने ग्रिप में नहीं ले पाते हैं उस सिलेबस को। तो उसी सर सिलेबस को इतने सारे आपके सर जो नोट्स आप बनाते हैं, आपकी बंडल्स ऑफ सर कॉपीज बन जाती हैं इतने सारे नोट्स की। उसको सर थोड़ा कंप्रेस करने के लिए कि आप एक दिन में 2 दिन में सर पूरा अपना जो सब्जेक्ट है ऐसा रिवाइज कर पाए पूरे सिलेबस को, उसके लिए शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पेजेस में या किसी भी स्मॉल नोटबुक में आप लिख सकते हैं। हर सब्जेक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है, फिगर्स, कोई डायग्राम में कोई डेटा है, उसको आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सर शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। एकदम, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि लास्ट टाइम हमारे पास समय कम होता है। जैसे कोई नोट्स है, उस नोट्स पे हमको 30 या 70% चीजें आती हैं, 30% कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं, भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमको 70% में हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो। हम केवल जो हमको नहीं आता हम उसी पे ज्यादा मेहनत करें, ताकि वो 70% तो हमारा सिक्योर है, ये 30% भी हम सिक्योर कर सकें अपने सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका टाइम भी कम लगेगा। तो शॉर्ट नोट्स जब भी बनाइए, लेट अस सपोज मैं जैसे आपको बताऊं कि जैसे कि सोम की बात कर लेते हैं। सोम में जैसे डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो डिफ्लेक्शन में अब वहां पर प्रूव नहीं करना, अपनी आप मेन कॉपी में प्रूव करके उसको रखिए कि बात आई कैसे। लेकिन जब शॉर्ट नोट्स बनानी है तो डायरेक्ट जैसे कैंटिलीवर का बनाए तो उसका डायरेक्टली हम डिफ्लेक्शन लिख दिए और स्लोप उसका नोट कर दिए, एक छोटा सा फिगर बना के सामने लिख दिए, मतलब दोबारा जब भी देखें तो 1 सेकंड में स्ट्राइक हो जाए कि अच्छा इसका ये होगा और इसको हमने ऐसे किया था। जी तो सर। आप ये सर बताइए योगेंद्र, इस जर्नी के दौरान इंजीनियर्स अड्डा और हमारे नोट्स आपके लिए कितना बेनिफिट थे। सर अड्डा 24/7 की तो मैं सर जितनी तारीफ करूं सर उतनी कम है। आप हो गए, रजत सर हो गए सर, इनकी नोट्स एंड जो गाइडेंस थी उनने सर मुझे बहुत बहुत हेल्प की है। एंड जो भी कॉन्सेप्ट थे एंड उनकी डिलीवरी सर एकदम एक्सीलेंट टाइप में सर आप करते थे, एंड वो डेफिनेटली काफी हेल्प किया है मुझे। ओके। तो यार योगेंद्र, आप एक चीज ये बताइए कि बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, जो एसएससी जेई 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप। सर स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जो सर स्टूडेंट सर कई टाइप के होते हैं। कुछ का सर माइंड सर काफी ब्रिलियंट होता है, एंड कुछ लोग मेरे जैसे सर एवरेज भी हो सकते हैं, क्योंकि सर मैं तो खुद को सर एवरेज ही मानता हूँ। एंड कुछ हो सकता है बिलो एवरेज भी लोग हों। पर सर उनको सर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने अपने आंखों से सर लोगों को देखा हुआ है। जो बिलो एवरेज लोग थे सर उनको मैंने अबव एवरेज टॉपर्स में शिफ्ट करते हुए सर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कई बार। सर तो वही है सर, खुद पे सर बिलीफ रखें। एंड कठिनाइयां सर आएंगी एंड फिर वो जाएंगी भी। ऊपर नीचे सर अपने जो अपना इस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपका सर होता रहेगा, अप्स एंड डाउन सर आते रहेंगे, पर अपना सर धैर्य बनाए रखना है।
एंड सर उस जो अपना गोल है सर उसको देखते हुए सर बस चलते जाना है सर, रुकना नहीं है कभी। बहुत अच्छी आपने बात बताया कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर ऐसा होता है कि घर वालों का प्रेशर आ गए, रिश्तेदारों का प्रेशर आ गए। ठीक है, इस जर्नी के दौरान हमको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने पड़ते हैं। भाई यही तो आपको मजबूत बनाएगा। यही तो भाई, आप एक जेई और एई बनते हो तो आपको कितने बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते होंगे आपको भी पता है, क्योंकि वहां पर भी आपको ऐसे ही प्रेशर आएंगे। तो अभी से वो एक हैंडल करने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप बीटेक करते हैं तो एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा और बच्चों को बताना भी चाहूंगा कि जो बच्चे अभी कॉलेज पे हैं, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप कहीं से भी करिए, डजेंट मैटर कि आप अड्डा से ही करते हैं, बस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आप तैयारी अभी से एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आप तैयारी कर लेते हो ना भाई, तो जैसे आपका बीटेक या डिप्लोमा पास होते हैं, जैसे ही आप पास होंगे, आपके हाथ में आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे 80% आपको क्लियर मिलेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन ना बहुत ईजी हो जाता है। और कुछ बच्चों को अगर सही गाइडेंस नहीं मिल पाता तो मेरे दोस्त पता है क्या होता है, फोर्थ ईयर के बाद सोचते हैं या आफ्टर डिप्लोमा सोचते हैं। तब तक यार उनको इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर यही काम पहले कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर बीटेक का डिप्लोमा सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। और बच्चों को यही सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण बच्चे थोड़ा सा यार प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे, अच्छा एक लाइन और मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, आपसे पूछूंगा भी यार, इस जर्नी के दौरान जैसे जिनका सिलेक्शन 2023 में नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है अभी, उनके लिए आप दो लाइन क्या कहेंगे? सर उन लोगों के लिए सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर। एक डेटा सर मेरे पास है जो कि एकदम फैक्चुअल डेटा है। जो भी सर लोग अटेम्प्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसमें जो उसमें सर अप्रोक्स 15 to 20% लोग ही ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं। ये एक सोर्स, काफी रिलायबल सोर्स से मुझे डेटा मिला है। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में अप्रोक्स 50%, 45 to 50% लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। एंड थर्ड अटेम्प्ट में तो सर और जो बचे हुए हैं 10 to 15% उन लोगों का हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप 2 से 3 साल सर आपको थोड़ा माइंड में सर रखना है ये कि ये रास्ता उतना आसान तो नहीं है, पर इतना आप अगर टाइम आप रिजर्व में रखेंगे तो सर आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। बिल्कुल, एक बात है कि अगर आपने मेहनत किया है तो सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। ये अपने आप में विश्वास रखना है, ऊपर वाले पर विश्वास रखना है कि सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने सही मेहनत किया है, अपने साथ चीटिंग नहीं किया है, बहुत अच्छी मेहनत किया है, तो आपका सिलेक्शन होगा। तो योगेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया है। और आई होप ये सेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। और सभी मेरे स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम जरूर बताएंगे। और बहुत जल्द ही मैं लाइव भी लेकर आऊँगा योगेंद्र जी को। जब ये हमारे साथ आएंगे तो बिल्कुल लाइव आपके साथ फेस टू फेस बात भी करेंगे कि आपको प्रॉब्लम हुई कहाँ पर, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। वेलकम।